सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना ये सैलरी वाला चैप्टर चल रहा था। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात हुई थी, ग्रेच्युटी की। आज उसके बाद में अपन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेंशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पेंशन के बारे में इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट भी कई बार पेंशन का पॉइंट भी प्राय करके डाल दिया जाता है। तो इस पॉइंट के बारे में आप समझ लीजिए कि इसके बारे में इनकम टैक्स के क्या प्रावधान है और इसके बारे में क्या नियम समझ अपने को लागू करने हैं। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है पहले तो वो समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पेंशन होती क्या है। एक कर्मचारी था, उसने नियोक्ता के यहाँ कई वर्षों तक कार्य किया। कार्य करने के पश्चात वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उसको उसका जीवन यापन करने के लिए उसको पेंशन दी जाती है। नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन यापन हेतु दी जाने वाली राशि को पेंशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। पेंशन का मतलब क्या है? सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को जीवन यापन के लिए दी जाने वाली राशि पेंशन कहलाती है। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन हेतु दी जाने वाली राशि। अब ये बात आपके क्लियर हो गई पेंशन होती क्या है। अब बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे समझिए। पेंशन को मैंने इस चार्ट में दो भागों में बांटा है, एक मासिक पेंशन, मंथली पेंशन, और एक पेंशन की एक मुश्त राशि। तो अब इसके नियम समझिए। सबसे पहले तो मासिक पेंशन का मतलब समझ लिए। इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ये पेंशन कैसे मिलेगी, पर मंथ। हर महीने नियोक्ता अपने कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन यापन के लिए हर महीने कोई राशि देगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे मंथली पेंशन, मासिक पेंशन। तो मासिक पेंशन के लिए तो सीधा सा नियम आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि मासिक पेंशन जो भी मिलेगी वो सभी कर्मचारियों के लिए होगी कर योग्य, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो। तो यहाँ पे इसके अंदर तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, यानी इस पे तो टैक्स लगेगा। मंथली पेंशन पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उसके ऊपर जो भी उसको मंथली पेंशन मिलेगी, तो गत वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, उस 12 महीनों में जो भी उसको पेंशन मिली उसका टोटल लगा लेंगे और उस पूरी की पूरी राशि पर अपन क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। ये बात अब आपको, अब एक बात इसमें नोट करके ध्यान रख लीजिए कि प्राप्त या प्राप्य राशि, प्राप्त या प्राप्य राशि का मतलब ये है कि मान लो उसको 10 महीने की पेंशन तो मिल गई थी गत वर्ष में, और 2 महीने की पेंशन उसकी ड्यू तो हो गई थी कर्मचारी की, लेकिन नियोक्ता ने उसको अभी 2 महीने की पेंशन दी नहीं थी। तो अपन टैक्स 10 महीने की पेंशन पे लगाएंगे या 12 महीने की पेंशन पे लगाएंगे? तो अपन उसका टैक्स लगाएंगे 12 महीने की पेंशन पे, क्योंकि 10 महीने की तो उसको प्राप्त हो गई और 2 महीने की उसकी प्राप्य थी। प्राप्य का मतलब देय राशि थी, तो देय राशि हो गई तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, देय आधार पर कर योग्य होती है। प्राप्त या प्राप्य राशि कर योग्य होगी। प्राप्त हो गई होगी तो भी कर योग्य होगी, ड्यू हो गई अगर तो भी कर योग्य।
ड्यू होते भी कर योग्य होगी। तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो गई ये तो ये पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया। मासिक मंथली पेंशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके जब भी पेंशन का सवाल आएगा, सवाल में पॉइंट आ गया पेंशन का, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि उसको पेंशन मंथली मिल रही है या एक मुश्त मिली है। अगर मंथली पेंशन मिली है तो सारी की सारी राशि कर योग्य, चाहे वो राशि प्राप्त हो गई तो भी कर योग्य, प्राप्य हो गई, देय हो गई तो भी वो कर योग्य हो गई सभी कर्मचारियों के लिए। तो ये वाला पॉइंट तो पूछेगा नहीं आपसे, ये तो बहुत आसान सा पॉइंट हो गया, सबको पता है, सब बच्चों को पता है ये बात तो कि कर योग्य होगी मंथली पेंशन। अब ये वाला पॉइंट प्राय करके एग्जाम में पूछता है, पेंशन की एक मुश्त राशि। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए कि एक मुश्त राशि का मतलब क्या हुआ। मंथली पेंशन का मतलब तो समझ में आ ही गया आपको कि हर महीने मिलती है वो राशि, तो हो गई मंथली पेंशन। और ये एक मुश्त राशि का मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। पेंशन की एक मुश्त राशि का मतलब क्या होता है। एक मुश्त राशि का मतलब ये है कि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को ये कहा कि आप जो मेरे को पेंशन दे रहे हो हर महीने, तो मेरे को हर महीने पेंशन मत दो, उसके बदले में मेरे को एक साथ ही दे दो जितनी राशि देनी है। तो वो उसको अपन कह देते हैं एक मुश्त राशि, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके दो तरीके हो सकते हैं। सपोज़ करो, अब यहाँ एक उदाहरण से यहीं लिख देता हूँ, यहीं समझ में आ जाएगा आपके। मान लीजिए एक कर्मचारी था, उसको प्रति माह पेंशन कितनी मिलती है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये उसको मिलती है पर मंथ पेंशन, PM लिख दिया मैंने, पर मंथ मासिक पेंशन। तो ये मासिक पेंशन जो 30,000 रुपये मिलती है ये क्या होगी, कर योग्य होगी। अभी यहाँ बात हो गई थी मासिक पेंशन क्या होती है, कर योग्य। अब कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को ये कहा कि ये जो 30,000 रुपये आप मेरे को पेंशन दे रहे हो प्रति माह, इसमें से मेरे को प्रति माह दे दो आप 20,000 रुपये प्रति माह दे दो पेंशन पर मंथ। और जो 10,000 रुपये बचे पेंशन के, इस 10,000 रुपये के बदले में मेरे को आप एक मुश्त ही पैसा दे दो, जितना दे सकते हो, जितना मेरा बनता है वो एक मुश्त दे दो। तो अब उसकी पर मंथ पेंशन उसको कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये। और 10,000 रुपये के बदले में उसको एक साथ रुपये मिल जाएंगे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी होंगे वो एक मुश्त मिल जाएंगे। या कर्मचारी ये भी कह सकता है कि मेरी पूरी 30,000 रुपये की पर मंथ पेंशन को करो कैंसिल, और मेरे को तो एक साथ पैसे दे दो, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी आप देते हो, और पर मंथ पेंशन मेरे को नहीं चाहिए। तो ये सवाल में आपको पढ़ना पड़ेगा पेंशन की एक मुश्त राशि उसने कितनी ली है और कितनी पेंशन के बदले में ली है। तो चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। जब भी कर्मचारी को पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी तो सबसे पहले आप ये देखोगे वो कर्मचारी सरकारी है या अन्य कर्मचारी है। अब सरकारी कर्मचारी के अंदर कौन कौन से आ गए। सरकारी कर्मचारी के अंदर देखो, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी आ गए, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी आ गए, ये तो सरकारी कर्मचारी होते ही होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा स्थानीय सत्ता, ये पॉइंट कई बार आ चुका, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्थानीय सत्ता के अंतर्गत कर्मचारी या किसी निगम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। निगम भी लगभग सरकारी होती है क्योंकि ये विधानसभा या लोकसभा से पारित अधिनियम के अंतर्गत निगम का स्थापना की जाती है, तो इसको भी अपन सार्वजनिक संस्था के अंतर्गत ही मान लेते हैं। या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह, ये सारे सरकारी कर्मचारी हो गए। तो अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो एक मुश्त राशि जो भी प्राप्त होगी वो सारी की सारी होगी कर मुक्त। ये बात ध्यान रखनी है अब आपको। तो सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त राशि अगर प्राप्त हो गई तो वो राशि कैसी मानेंगे अपन, कर मुक्त मानेंगे, टैक्स फ्री मानेंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो देखो मंथली पेंशन तो सभी के लिए कर योग्य होती है, चाहे प्राप्त हो चाहे देय हो चुकी हो। एक मुश्त पेंशन यदि मिलेगी तो एक मुश्त पेंशन का पॉइंट आते ही तुरंत देखोगे सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी में केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी या निगम में कार्यरत कर्मचारी। तो इनको जो भी एक मुश्त राशि प्राप्त होगी वो सारी की सारी राशि क्या मानेंगे अपन, टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे।
तो सरकारी कर्मचारी वाला पॉइंट भी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला वो, क्योंकि इसको तो प्राप्त सारी की सारी राशि क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा अन्य कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के अलावा यदि कोई कर्मचारी है तो वो अन्य कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएगा। अन्य कर्मचारी का जैसे ही पॉइंट आया तो अब आपको दो बातें और ध्यान रखनी है कि उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी प्राप्त हुई है या उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई। तो ये वाला पॉइंट अब आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये वाला पॉइंट अब आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये पॉइंट अब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट प्राय करके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो अब इसका नियम समझ लीजिए। यदि ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नियम क्या है। संपूर्ण पेंशन का त्याग करके जितनी एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है उसका 1/3 भाग करमुक्त माना जाएगा। ये इसका रूल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने के लिए। और यदि ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है, ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर इसी के अंदर अब इधर देख लीजिए 1/3 की जगह यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो पूरा पॉइंट ही लिख देता हूँ। संपूर्ण पेंशन का त्याग करके जितनी एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है उसका 1/2 भाग करमुक्त माना जाएगा। अब ये पॉइंट समझना है आपको। यहाँ पर 1/3 भाग है, यहाँ पर 1/2 भाग करमुक्त, यहाँ पर 1/3 भाग करमुक्त। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही आपको पॉइंट ध्यान में समझना है, यही प्राय करके एग्ज़ाम में पूछेगा। अब पहले शुरुआत से एक बार पूरे पॉइंट को क्लियर कर लो, जिससे पूरा पॉइंट आपके दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए। सबसे पहली बात बोलो, पेंशन किसे कहते हैं? नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन यापन हेतु दी जाने वाली राशि को पेंशन कहा जाता है। जैसे ही पेंशन का पॉइंट एग्जाम में आ गया, सबसे पहले देखोगे उसको मासिक पेंशन मिली है या एक मुश्त पेंशन मिली है। मासिक पेंशन मिली है तो सभी कर्मचारियों के लिए प्राप्त राशि या प्राप्य राशि देय आधार पर कर योग्य मानी जाएगी। क्लियर हो गई पॉइंट? पेंशन की एक मुश्त राशि अगर मिली है तो एक मुश्त राशि मिली है तो तुरंत ये देखोगे वो सरकारी कर्मचारी है या अन्य कर्मचारी है। यदि सरकारी कर्मचारी है तो करमुक्त। सरकारी कर्मचारी में केंद्र सरकार आ गई, राज्य सरकार के कर्मचारी आ गए, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी आ गए, निगम में कार्यरत कर्मचारी आ गए, या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह आ गए, तो ये सरकारी कर्मचारी को तो एक मुश्त प्राप्त राशि क्या हो जाएगी? करमुक्त। अन्य कर्मचारी है तो वो सेवानिवृत्त तो हो ही चुका, सेवानिवृत्ति के बाद तो मिलती है पेंशन। तो आप ये देखोगे अन्य कर्मचारी यदि है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसको ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर ग्रेच्युटी मिली है तो यदि वो संपूर्ण पेंशन का त्याग करके जितनी एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है उसका 1/3 भाग करमुक्त माना जाएगा। अब इस पॉइंट को समझो क्या है। यहाँ मैंने अभी एक उदाहरण दिया था आपको कि मान लो एक कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलती है? 30,000 रुपये पर मंथ,
और उसने अपने नियोक्ता को क्या कहा कि मेरे को तो 20,000 रुपये पर मंथ ही पेंशन दे दो आप, और 10,000 रुपये की पेंशन का मैं त्याग कर रहा हूँ, और 10,000 रुपये की पेंशन के बदले में मेरे को एक मुश्त राशि दे दो जितनी भी आप देते हो। समझ में आ रही है बात? तो इसने पूरी पेंशन का त्याग नहीं करा। मंथली पेंशन में 30,000 रुपये में से कितने रुपए का त्याग कर दिया? 10,000 रुपये का। मंथली पेंशन उसको कितनी मिलेगी? 20,000 रुपये। मंथली पेंशन में से त्याग कितने का करा? 10,000 का। 10,000 रुपये के बदले में क्या ले रहा है? एक मुश्त राशि। मान लो 10,000 रुपये का त्याग कर दिया उसने और उसको एक मुश्त मिल गए 5 लाख रुपए। तो अब सवाल में ये लिखा हुआ आएगा कि उसने 30,000 रुपये की पेंशन में से 10,000 रुपये की पेंशन का त्याग कर दिया, उसके बदले में उसको एक मुश्त राशि मिल गई 5 लाख रुपए। तो बताओ उस 5 लाख में से अब कर मुक्त कितनी मानोगे और कर योग्य कितनी मानोगे? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अब देखो पढ़ो इस बात को। संपूर्ण पेंशन का त्याग करके जितनी एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है, तो अपन ये मानेंगे कि वो पूरी मान लो 30,000 रुपये की पेंशन का ही त्याग कर दे, पूरी 30,000 रुपये के बदले में ही त्याग कर दे, तो उसको एक मुश्त राशि कितनी मिलती? 10,000 के बदले में नहीं, पूरे 30,000 रुपये के बदले में अगर वो त्याग करेगा तो कितनी राशि मिलती? तो 10,000 रुपये के बदले में कितने मिले थे उसको? 10,000 रुपये के बदले में मिले 5 लाख रुपए एक मुश्त। तो 30,000 रुपये के बदले में कितने मिलेंगे? 15 लाख। तो 15 लाख का 1/3 भाग। समझ में आ रही है बात? इसको एक उदाहरण से अपन और क्लियर करेंगे। इसको अब एक उदाहरण से समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या नियम है? यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई तो संपूर्ण पेंशन का त्याग करके जितनी एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकता है उसका 1/2 भाग कर मुक्त माना जाएगा। तो मान लो 10,000 के बदले में वो पूरे 30,000 रुपये की पेंशन का त्याग करेगा, तो उसको एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी? उसने 30,000 का त्याग नहीं करा, उसने त्याग तो कितने का करा है? 10,000 का। 10,000 रुपये का त्याग कर दिया, उसके बदले में एक मुश्त राशि मिल गई 10 लाख। तो 30,000 रुपये का त्याग करता तो उसको पूरी एक मुश्त राशि कितनी मिलती? 30 लाख। तो 30 लाख का 1/2 भाग कर मुक्त हो जाएगा, यानी कि 15 लाख रुपए कर मुक्त हो जाएंगे यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई तो। और ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है तो फिर 1/3 भाग कर मुक्त होगा। ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई तो 1/2 भाग कर मुक्त होगा। ये 1/3 और 1/2 किसका है? यदि संपूर्ण पेंशन का त्याग कर देगा तो कितनी राशि प्राप्त होगी? उसका 1/3 या उसका 1/2 भाग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। और एक बात और ध्यान रखना, मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार के सदस्यों को यदि कोई पेंशन मिलती है, बाद में कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन को कहते हैं फैमिली पेंशन। और वो पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए कहाँ पे जाएगी? अन्य शीर्षकों की आय में आएगी। ये जो पेंशन आएगी ये किस में आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर आएगी, क्योंकि कर्मचारी था, कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिल रही है। समझ में आ रही है बात ये? तो अभी इस पॉइंट को मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण से अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक उदाहरण से इसको और क्लियर करेंगे, और एक असाइनमेंट इसका मैं दूंगा, वो असाइनमेंट आप करेंगे। कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, वो मैं सोचता हूँ कि आपने कर लिया होगा। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं और अच्छी तरीके से आपको क्लियर करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।